हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गति के नियमों के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, हमारे न्यूटन वैज्ञानिक जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो गति के नियम दिए थे, 3 नियम, आज उन 3 नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको गति के बारे में पूरा बता दिया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उसका लिंक ले सकते हैं और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए आपको वो आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम गति के नियमों के बारे में जान लेंगे और पता कर लेंगे गति पूरी क्या है। फ्रेंड्स, गति का पूर्ण ज्ञान आज हमको होने वाला है, पूरी इंफॉर्मेशन हमको इन नियमों से पता लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला टॉपिक है गति के नियम का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गति का पहला नियम। फ्रेंड्स, हम गति का पहला नियम पढ़ेंगे। एक बात मैं बताऊं, आपको बल के बारे में नॉलेज है फ्रेंड्स? थोड़ा बल भी रिलेटेड है गति से, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं, अभी फिर बता दूंगा बल क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर, हमारी वीडियो में क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं न्यूटन के प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम के बारे में फ्रेंड्स, जो हमारे वैज्ञानिक न्यूटन ने दिए थे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारा बल क्या होता है फ्रेंड्स। बल आपको मालूम है या नहीं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। बल क्या होता है फ्रेंड्स? बल एक ऐसी पावर होती है, हम किसी भी वस्तु को, जैसे मार्कर है, इसको हम अपनी बल की सहायता से उठा भी सकते हैं, धक्का दे भी सकते हैं, इस साइड भी दे सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बल की सहायता से हम किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बल का यूज़ इस गति के नियम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, बल को आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बल क्या है? सिंपल सी, किसी भी वस्तु को उसकी अवस्था में अगर हम परिवर्तन कर सकते हैं तो उसे बल कहते हैं। या किसी भी वस्तु को हम धक्का दे सकते हैं, या उसको खींच सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दें, उसी को हम बल कहते हैं। तो चलते हैं हमारे फ्रेंड्स पहले नियम की ओर, गति के प्रथम नियम। इसका प्रथम नियम होता है कि यदि कोई वस्तु है वो अगर किसी भी चाल से चल रही है तो वो चलती रहेगी। अगर वो किसी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। फ्रेंड्स, रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो फ्रेंड्स, वो वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती ही रहेगी, जब तक उस पर कोई अलग से बल नहीं लगता या कोई बाहरी बल नहीं लगता, तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखनी है। गति के नियम में पहला क्या पॉइंट है हमारा, कि जो वस्तु जिस अवस्था में वो उसी में रहेगी, यदि उसमें अगर हम बाहरी बल नहीं लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो भले कोई परिवर्तन हो, नहीं तो वो वैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा पहला नियम है, गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहला नियम समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई गिलास है, ठीक है, और उसके ऊपर हम कागज़ रख देते हैं। फिर अगर उसके ऊपर मार्कर रख देते हैं तो फ्रेंड्स, जब हम उसके कागज़ को एकदम खींचेंगे तो मार्कर क्या होगा? मार्कर वहीं रहेगा, लेकिन कागज़ खिंच जाएगा ना। कैसे खिंचा? क्योंकि कागज़ पे हमने अलग से भारी बल लगाया। अब तक तो वो विराम अवस्था में था कागज़, मार्कर पे तो बल लग गया ना उस कागज़ के थ्रू, लेकिन जो हमारा कागज़ है वो वैसे विराम अवस्था में था, लेकिन उसको हमने बल लगा के खींचा तो वो खिंच गया, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो फ्रेंड्स, वही है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वैसी रहेगी, अगर उस पर भारी बल लगाएंगे तो ही उसमें कोई परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी अगर चल रही है तो चलती जाएगी जब तक हम ब्रेक नहीं मारेंगे, यानी कि हमें उसे रोकने के लिए एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। जैसे हम धरती पे चलते हैं तो फ्रेंड्स, हम पैर धरती पे फोर्स करके उसको पीछे तो खींच रहे हैं, यानी उस पर बल लगा के हम आगे को बढ़ना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही है कि हम अपनी अवस्था को चेंज करते हैं बल के सहारे, बल की हेल्प से, और बल उसको डिनोट कराता है कौन सी गति का नियम है, क्या है। अगर उस पर बल लग रहा है, वो जिस अवस्था में उस पर बल लग के उसकी अवस्था चेंज कर दे तो वो हमारा गति का नियम कहलाएगा। गति के नियम में कुछ नहीं है। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे। तो फ्रेंड्स, आपको गति का प्रथम नियम समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके
द्वितीय नियम में क्या है, कुछ नहीं है। बस एक पॉइंट और बता दूं कि जो हमारा गति का प्रथम नियम होता है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये जड़त्व क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जड़त्व के बारे में दे देता हूँ। कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल है। एक जो हमारी वस्तु होती है वो अपने आप में उसका एक वास्तविक रूप होता है जड़त्व। क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस पर धक्का नहीं लगा रहा हूँ तो ये ऐसा ही तो है, ये इसका वास्तविक द्रव्यमान ही तो है इस पर। तो जो जड़त्व होता है वो उसका एक वास्तविक द्रव्यमान होता है। जैसे हम मान लो बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जब बस रुकती है तो हमारे पैर तो वहीं स्थिर होते हैं, लेकिन हम आगे को धक्का होता है ना, हम एकदम आगे को चल देते हैं या एकदम बैक में हो जाते हैं जब चलती है। तो फ्रेंड्स यही है, जड़त्व क्या है, उस वस्तु की उसकी वास्तविक अवस्था को याद रखता है कि तुम अभी रुके हो, तुम चल नहीं रहे, लेकिन जो उस पर जो बल लगता है उस कारण जड़त्व उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता ये, क्योंकि जड़त्व तो उसको अपनी स्थिर है तो स्थिर जगह पे रखेगा। अगर चल रहा है तो चल, जैसे हम मान लो बस चलती, बस से उतरे तो हम एकदम आगे को भागते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो जड़त्व है वो क्या चल रहा था ना, हम लेकिन उसमें से एकदम उतर गए, तो फ्रेंड्स आगे की तरफ भागे चले जाते हैं। यही होता है जड़त्व, मतलब जो उसकी वास्तविक द्रव्यमान या उसकी वास्तविक स्थिति है उसको बरकरार रखना। लेकिन जो प्रथम नियम है उसमें क्या है, अगर बल लगेगा तो रुकेगी, नहीं तो वो चलती ही रहेगी। और जड़त्व क्या करता है, उसका विरोध करता है। क्यों विरोध करता है, क्योंकि गति के नियम में तो क्या है, विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा, और अगर वो गति करे तो गति करता रहेगा। तो यही होता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, गिलास है, गिलास पे रखा है हमने कागज़, उसके ऊपर मारकर, तो फ्रेंड्स हमने कागज़ को एकदम खींच लिया, कागज़ को एकदम खींच लिया, तो जो मार्कर है वो वहीं तो गिर जाएगा, वो उसके साथ खिंचा तो नहीं आएगा क्योंकि झटके से खींचेंगे, तो जो मार्कर पे लेकिन हिल जरूर जाएगा। जैसे ये है, इसके नीचे से मैं अगर हाथ एकदम हटा लूँ तो मार्कर एकदम नीचे गिर गया, एकदम नीचे गिर गया वो अपने आप। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इसमें मार्कर तो वहीं रहा, लेकिन गति किस पे लगी, हाथ पे, बल हाथ पे लगा, लेकिन मारकर उसके सारे भागा, लेकिन जड़त्व के कारण वो अपने स्थान पे ही रहा, बस उस पर थोड़ी हलचल सी हुई। तो फ्रेंड्स यही समझाना चाह रहा हूँ, जड़त्व क्या करता है, उसके वास्तविक रूप को बनाए रखता है, वो अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन गति के नियम से वो इधर से उधर हलचल हो जाती है, लेकिन वो अपने स्थान को छोड़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अब गति के दूसरे नियम की, और गति का दूसरा नियम क्या है देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट गति का द्वितीय नियम। फ्रेंड्स गति का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर जितना भी बल आरोपित है वो किसके बराबर होगा, जो उस वस्तु है उसके द्रव्यमान, और जो बल की दिशा होगी उस टाइम पे उस दिशा के तरफ जो त्वरण उत्पन्न होगा उन द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। फ्रेंड्स जिस वस्तु पर बल हमारा आरोपित है। अब कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है हमारे तरफ, ठीक है, और ट्रक पे क्या है, फोर्स ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, ठीक है, और हमारा द्रव्यमान कम है, हम पे फोर्स भी कम है। तो जब ट्रक हम पे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा, हमारा ज़्यादा होगा, ट्रक का कम होगा, ठीक है। और एक तरफ देख लेते हैं, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके आ रहा है, ठीक है, साइकिल चला के ला रहा है और वो हम में टकरा जाए तो उस बच्चे का भी द्रव्यमान हमसे कम है और साइकिल का भी कम है। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखी, मान लीजिए बच्चा भी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रहा है और ट्रक भी, लेकिन नुकसान किसका ज़्यादा होगा, जब ट्रक हमसे टकराएगा हमारा, और जब बच्चा हमसे टकराएगा तो बच्चे का, क्योंकि बच्चे में बल भी कम है, हमसे द्रव्यमान भी कम है, और ट्रक में हमसे बल भी ज़्यादा है और द्रव्यमान भी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ देखनी है कि जो इस नियम के थ्रू क्या है कि हम उस वस्तु को ही अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे द्रव्यमान या हमारे फोर्स के बराबर या हमसे कम है। हमसे ज़्यादा वाले को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे, जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें खिलाड़ी कैच कैसे लेता है, बॉल को डायरेक्ट अगर कैच लेगा तो छूट जाएगी और हाथों में भी बहुत चेटेगा, तो उसके वेग में जो वेग या उस पर जो बल लग रहा है उसको धीमा करने के लिए वो हाथों को ऐसे बैक में लाता है और तब एकदम कैच करता है। तो फ्रेंड्स वो इस प्रक्रिया क्यों करता है, क्योंकि उसे संतुलित करना है, लेकिन ट्रक को तो संतुलित नहीं कर सकते ना। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बॉल को संतुलित किया और उसने अपने हाथ में ले लिया। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि खिलाड़ी ने बॉल हाथ में पकड़ी, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल वो हो गया जैसे बच्चा आया, अब वो हमसे द्रव्यमान और बल में दोनों में कम है, तो हमसे टकरा के उसको खुद ही दिक्कत हुई, हम थोड़ा बहुत हिल जाएंगे लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसका मैं कैप किसी के अगर मैं सिर पे मारता हूँ तो क्या है, वो थोड़ा सा लगेगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर कोई पत्थर मारता हूँ मैं, उसी गति से भले मारूं लेकिन पत्थर ज़्यादा लगेगा क्योंकि उस पर द्रव्यमान ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम जज कर सकते हैं गति के द्वितीय नियम को। ये बहुत थोड़ा इजी भी और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी है, लेकिन आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे, किसी वस्तु पर आरोपित, यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए मार्कर, इस पर आरोपित बल मान लीजिए 5 न्यूटन का, ठीक है, आरोपित बल
उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान, मान लीजिए इस पे द्रव्यमान कितना है, मान लीजिए 200 ग्राम का है ये, ठीक है मार्कर, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल की, बल इस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इस पे जो बल का मान है ना, वो इसके द्रव्यमान तथा बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे F इक्वल टू एम ए, इनका मान बराबर होगा। कब होगा? जब वस्तु पर कोई बल लगा है और कोई सामने, मान लीजिए ये मार्कर मुझसे टकरा रहा है, तो ये बराबर नहीं है अभी, और इसमें मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं है, इसको ज़्यादा नुकसान है, और ये अगर बराबर होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे ट्रक आके अगर मुझ में टकरा जाए उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ये साइकिल वाला बच्चा आ रहा है, तो नुकसान किस में ज़्यादा है? ट्रक में वाले में मुझे नुकसान है, मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं कह नहीं सकता। अगर ट्रक मुझसे टकरा जाए आके और वो बच्चा साइकिल टकरा जाए तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, मैं हिल जाऊँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा ट्रक की अपेक्षा। ऐसे मैं मार्कर का कैप किसी को मारता हूँ तो कम नुकसान करेगा, अगर मैं इसी जगह पत्थर मार दूँ किसी के सिर पे या कहीं भी तो ज़्यादा नुकसान होगा। आपने एक देखा होगा, इसी जगह क्या करें हम, मान लीजिए कोई पत्थर है, उसको अगर किसी कांच पे मारते हैं तो कांच क्रैक हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, लेकिन उसी जगह हम किसी गोली को मार दें तो बिल्कुल छेद हो जाएगा। गोली जब जाएगी तो पार एकदम एक प्रॉपर अपना होल बना जाएगी, लेकिन पत्थर पूरा कांच को तोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, इससे ये पता लगता है कांच का द्रव्यमान, कांच पे जो बल है वो अलग है, और गोली पे द्रव्यमान उसका बल अलग है, और पत्थर पे अलग है। तो फ्रेंड्स, सबके अलग अलग होते हैं, जिसके मैच कर जाएं वो सही होता है, क्योंकि सब में ज़्यादा होंगे, किसी ना किसी में कम होंगे। तो इसलिए इस नियम को हम ऐसे पहचान सकते हैं, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, ये समझ आ गया होगा इसका गति का द्वितीय नियम, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अब चलते हैं इसके तृतीय नियम की ओर, जो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, वो देख लेते हैं क्या है नियम तृतीय नियम। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम गति का तृतीय नियम। फ्रेंड्स, गति के तृतीय नियम में क्या कह रहे हैं, जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाए तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, बल की विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये, जब भी कोई पहली वस्तु या कोई वस्तु है वो अगर अन्य वस्तु या दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो वो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाएगी जितना कि हमारी पहली वस्तु ने लगाया। कैसे लगाती है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, मान लीजिए हम अर्थ पे चलते हैं, धरती पे चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? धरती में पैर क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी हम पे विपरीत बल उतना ही लगाती है जितना हम उस पर लगाते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ऐसे मैं बल लगाऊं, मैं यहाँ से और वहाँ तक कैसे जा रहा हूँ? मैं ऐसे तो चल के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहला स्टेप रखता हूँ, पृथ्वी पे बल लगाता हूँ, पृथ्वी उतना ही बल लगाती है, उस कारण मेरा बैलेंस बना रहता है, वहीं का वहीं बना रहता है बैलेंस, मैं आगे रख देता हूँ पैर। ऐसे करके हम वो स्टेप करते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार पे मैं बॉल फेंक के मारूँ तो वो बैक में क्यों आती है? क्योंकि दीवार भी हम पे उतना ही बल लगाती है। मान लीजिए मैं इस बोर्ड को फोर्स करूँ ऐसे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड भी या दीवार भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा रही है, बल्कि मैं पीछे हट जाऊंगा हार के, थक के, लेकिन दीवार पे कोई फर्क नहीं होगा। मैं जितना जोर लगाऊंगा, जितना बल लगाऊंगा, वो उतना ही मुझे विपरीत में क्रिया प्रतिक्रिया भी इसे कहते हैं। फ्रेंड्स, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई पत्थर दीवार में फेंक के मारा तो बैक ही आएगा, बॉल फेंक के मार लो, कुछ भी, ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है। फ्रेंड्स, ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको इसको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि कैसे ही हमारा गति का तृतीय नियम समझ में आता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इजी ये नियम है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसका होता है पूरी फिजिक्स में, क्योंकि ये नियम सबसे ज़्यादा हमारे लोगों के आसपास में, हमारी लाइफ स्टाइल में देखा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो आपको एक थप्पड़ मिलेगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया है भाई, उसको लगाओ, उसको गुस्सा है, उसने भी रख दिया। तो फ्रेंड्स, ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया, और ऐसे ही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं इस तृतीय नियम को। तो फ्रेंड्स, आपको तीनों नियम समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप घर पे हैं तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।